श्री भगवान दास तोदी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट का बॉटनी का जो आपका फर्स्ट पेपर है सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स और आपका प्लांट ब्रीडिंग, उसके विषय में। तो जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखे हैं जिसके अंदर हम लोगों ने आपके बातें की है सेल ऑर्गन के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के रिगार्डिंग, जहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने सेल वाल की बातें कर ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसकी बातें कर ली है। आज हम आप लोगों का नेक्स्ट सेल ऑर्गन है उसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा न्यूक्लियस के रूप में। न्यूक्लियस या क्या कहेंगे इसे, केंद्रक। अब केंद्रक क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग न्यूक्लियस जो होता है उसको क्या कहते हैं, कोशिका का नियंत्रण केंद्र। क्यों? क्योंकि ये क्या काम करता है, कोशिका की जो गतिविधियां है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। तो ये आपको केंद्रक के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। फिर दूसरी बात हम बात करें कि केंद्रक की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई है, तो आप लोग देखेंगे कि इसकी जो खोज है वो किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने एक प्लांट है जिसका नाम है आप लोगों का ट्रेडेस्केंसिया। इस ट्रेडेस्केंसिया प्लांट के जो आपके पोलन ग्रेन्स है, जो स्टिग्मा है, इसके अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को देखा और उसे क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस नाम जो है वो दे दिया। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि न्यूक्लियस की खोज किसके द्वारा की गई है, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई है। फिर दूसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि केंद्रक जो होता है वो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। किस तरह से नियंत्रण केंद्र होता है हम लोग बात करें आप लोगों का, तो एक साइंटिस्ट है आप लोगों के, कौन से, हेमरलिंग। इन्होंने क्या किया, एक ग्रीन एल्गी है आपकी जिसका नाम है एसिटाबुलेरिया। इसकी दो स्पीसीज है, एसिटाबुलेरिया क्रेन्युलेटा और एसिटाबुलेरिया मेडिटेरियाना। ये दो स्पीसीज ली एसिटाबुलेरिया की और इन पर वर्क करके देखा कि केंद्रक जो है वो कोशिका की गतिविधियों को किस प्रकार से नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जो आपका एसिटाबुलेरिया होता है इसका जो प्लांट होता है वो 3 भागों में डिवाइड होता है। यानी कि एक भाग तो इसका क्या होता है, राइजोइड्स इसके अंदर पाए जाते हैं, स्टाल्क पाए जाते हैं, और फिर इसके बाद में इसके अंदर केप जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है एसिटाबुलेरिया के प्लांट के अंदर। आप लोग देखेंगे कि जो क्रेन्युलेटा का प्लांट है इसके अंदर क्या होगा, इसका जो केप भाग होता है उसके अंदर क्या होती है, जो रश्मियाँ जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये तो हो गया आपका एसिटाबुलेरिया क्रेन्युलेटा। फिर दूसरा प्लांट आप लोग देखें एसिटाबुलेरिया मेडिटेरियाना, वही स्टाल्क राइजोइड में डिवाइड है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इसकी जो केप है वो सिंपल टाइप की आप लोगों को देखने को मिल रही है। दूसरा, इनका मानना है कि जो केंद्रक पाया जाता है वो राइजोइड्स के अंदर पाया जाता है। एसिटाबुलेरिया का जो प्लांट है उसके राइजोइड के अंदर केंद्रक पाया जाता है। तो इन्होंने क्या काम किया कि आपका ये जो प्लांट है इसको यहाँ से कट कर दिया है। इसको आप ये मान के चलना कि यहाँ पर देखने में थोड़ा सा समझ में आ जाए आप लोगों को। ये है इसका स्टाल्क, ये है इसका राइजोइड्स और ये है इसकी केप। तो इन्होंने क्या काम किया है कि ये जो राइजोइड वाला भाग है इसको कट कर लिया, एसिटाबुलेरिया क्रेन्युलेटा का ये ले लिया, और ये थी आपकी एसिटाबुलेरिया मेडिटेरियाना। और इसके ऊपर क्या किया इन्होंने कि ये लिया क्रेन्युलेटा, और क्रेन्युलेटा लेने के बाद में इसके ऊपर क्या डाल दिया, आपका मेडिटेरियाना जो है
वो इंटर करवा रहे हैं। ये स्टाल्क लेके मेडिटेरियना का डाल दिया। तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि केप जो है वो किस तरह की बन रही है। यहाँ पर केप बनेगी, आप लोग देखेंगे कि जो क्रेन्युलेटा है आपका वही केप आप लोगों की बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि यहाँ पर जो आपका एसिटाबुलेरिया क्रेन्युलेटा है, इसके राइजोइड के अंदर जो न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, वो न्यूक्लियस क्या कर रहा है, पूरा का पूरा अपनी एक्टिविटी जो है वो कंट्रोल करने का काम कर रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग इसी तरह की आप लोगों को जो है वो केप जो है उसका फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग एसिटाबुलेरिया मेडिटेरियाना का प्लांट लें, इसकी राइजोइड लें, तो आप लोग देखेंगे कि इससे जो है इस प्रकार की केप का फॉर्मेशन होता है। तो न्यूक्लियस के द्वारा इसकी एक्टिविटी जो है वो कंट्रोल की जाती है। या फिर हम दोनों का इंटरमीडिएट ले लें, दोनों को इंटरमीडिएट फॉर्म में लें या दोनों का एक साथ रूप ले लें, तो आप लोग देखेंगे कि इंटरमीडिएट केप का फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इससे आप लोगों को ये तय हो जाता है कि केंद्रक जो होता है वो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करने का काम करता है। तो न्यूक्लियस के बारे में आप लोगों ने देखा है, डिस्कवरी किसने की है, और कोशिका का नियंत्रण केंद्र हम लोग क्यों कह रहे हैं, किसने कहा था, हेमरलिंग ने। किस पर वर्क किया है, एसिटाबुलेरिया क्रेनुलेटा और मेडिटेरियना। क्लियर है? आगे हम लोग बातें करें। अब आप लोग देखेंगे कि जो न्यूक्लियस होता है, आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा भी होगा कि हम लोगों ने सेल की डेफिनेशन या टाइप्स ऑफ सेल की बातें की थी। तो वहाँ पर भी आप लोगों ने देखा है प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। तो क्या प्रोकैरियोटिक सेल में भी केंद्रक पाया जाएगा या केवल यूकैरियोटिक सेल में भी केंद्रक पाया जाता है, इसकी हम लोग बात करें तो आप लोग देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसके अंदर तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। लेकिन और वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है तो उसको हम न्यूक्लियस के रूप में ही डिफाइन करते हैं। लेकिन हम लोग बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की तो आप लोग देखते हैं कि वहाँ पर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर आप लोग देखेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, न्यूक्लियोलस जो है वो नहीं पाया जाता है। तो प्रोकैरियोट के अंदर आप लोग देखते हैं कि जितना भी न्यूक्लियर कंटेंट जो होता है वो साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई अवस्था के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। और उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस की जगह हम लोग उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड, या दूसरा नाम आपने कहा था जीनोफोर या इनसिपिएंट न्यूक्लियस या प्रोकैरियोन, ये नाम लिए हैं। इससे रिलेटेड आपका कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, न्यूक्लियोइड क्या होता है या जीनोफोर क्या होता है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस नहीं पाए जाते हैं। तो जो भी न्यूक्लियर कंटेंट है जैसे कि आपका डीएनए वगैरह है वो साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई अवस्था में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, जीनोफोर, इंसिपिएंट न्यूक्लियस या प्रोकैरियोन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि कैरियोन शब्द जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये एक ग्रीक वर्ड है जो कि न्यूक्लियस के रिगार्डिंग काम में लिया जाता है और इसी के आधार पर हम लोग क्या कहते हैं, कैरियोन शब्द मोस्टली न्यूक्लियस के लिए यूज में लिया जाता है। तो केंद्रक का जो अध्ययन है वो इस वर्ड के अकॉर्डिंग क्या कहलाता है, कैरियोलॉजी। यानी कि केंद्रक की या न्यूक्लियस की स्टडी किस ब्रांच में की जाती है, कैरियोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। तो कैरियोलॉजी क्या होता है ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिर आप लोग देखेंगे कि कोशिका के अंदर कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं मोस्टली। तो आप कहेंगे कि एक केंद्रक भी कोशिका के अंदर होता है और एक केंद्रक होता है। तो ऐसी सेल को हम क्या कहते हैं, मोनोकैरियोटिक सेल। क्या कहेंगे, मोनोकैरियोटिक सेल।
और 2 केंद्रक हो तो हम उसे क्या कहेंगे, बाइकैरियोटिक सेल। और 2 से ज़्यादा केंद्रक आप लोगों को देखने को मिले तो उस कंडीशन में आप इसे क्या कहेंगे, 2 से ज़्यादा केंद्रक देखने को मिलेंगे तो हम क्या कहेंगे इसे, सिंसियम या सिनोसाइटिक। सिंसियम या सिनोसाइटिक या समकोशिकीय अवस्था। अब सिंसियम तो कब कहेंगे और सिनोसाइटिक कब कहेंगे। आप लोग देखेंगे कि जब सेल्स एक दूसरे से फ्यूज्ड हो जाए और बहुकेंद्रकी या मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आप लोगों को देखने को मिले तो ऐसी कंडीशन आप लोगों की क्या कहलाती है, सिंसियम कहलाती है, जो कि आपको मोस्टली एस्केरिस की एपिडर्मिस के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। वहीं आप कहते हैं सिनोसाइटिक कंडीशन, समकोशिकीय अवस्था, आप लोग देखेंगे कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन आप लोगों को देखने को मिले तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के कारण से आपको मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज आप लोगों को देखने को मिले तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, सिनोसाइटिक अवस्था, जो कि फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। होता क्या है, मोस्टली आप लोग देखेंगे, मान लीजिए कि ये आपकी एक सेल है और इस सेल के अंदर ये एक केंद्रक है। अब केंद्रक का डिवाइडेशन होता है किस प्रोसेस के दौरान, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है। सेल डिवीजन से क्या होगा, सेल डिवीजन के अंदर सबसे पहले केंद्रक का विभाजन, केंद्रक का विभाजन क्या कहलाएगा आपका, कैरियोकाइनेसिस। एक केंद्रक से 2 बन गए, 2 से 4 बन गए, 4 से 8 बन गए, कई सारे केंद्रक जो है वो बनते जाएंगे, कैरियोकाइनेसिस होता जाएगा। और इसी के साथ में क्या होता है आप लोगों का, साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होता है आपका, कोशिका ध्रुव जो होता है साइटोप्लाज्म, उसका डिवाइडेशन होता है। और साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन होता है तो एक सेल से 2 सेल जो है वो बनाई जाती है। तो आप लोग ध्यान दें कि अगर सेल के अंदर कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी, कई सारे केंद्रक जो है एक ही सेल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो ऐसी अवस्था को हम लोग क्या कह देंगे, सिनोसाइटिक कंडीशन या समकोशिकीय अवस्था के रूप में हम लोग इसे पहचानते हैं। क्लियर है आप लोगों का। अब नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं, आप लोगों को ये तो केंद्रक के बारे में देखने को मिल गया कि आप लोग देखेंगे कि क्या केंद्रक जो है सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, तो आप देखते हैं कि मोस्टली प्रोकैरियोट में भी पाया जा रहा है, यूकैरियोट में भी पाया जा रहा है। लेकिन कुछ सेल्स होती है जिनके अंदर आपको केंद्रक नहीं देखने को मिलता है। कौन सी होती है, आप लोग देखेंगे कि जो आपका जो फ्लोएम की जो सीवी ट्यूब्स होती हैं, चालनी नलिकाएं, उनके अंदर आप लोगों को केंद्रक जो होता है वो मोस्टली नहीं देखने को मिलता है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि फ्लोएम ट्यूब की जो आपकी फ्लोएम की जो सीवी ट्यूब्स होती है उनके अंदर आप लोगों को केंद्रक जो है वो मोस्टली नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ तक का आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद में आगे हम लोग बातें करें। न्यूक्लियस के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा एनपी, जिसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स मोस्टली क्या होती है, किसे कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। तो आप लोग देखेंगे कि जो न्यूक्लियस होता है इसकी साइज जो होती है मोस्टली जो आपका साइटोप्लाज्म होता है कोशिका ध्रुव उसके अनुक्रमानुपाती रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है। और इस जो फॉर्म होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। और न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स के लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला देखने को मिलेगा, एनपी बराबर VN/VC माइनस VN। जहां पर एनपी तो आप लोग देख रहे हैं ये तो क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। वीएन का मतलब क्या होगा, आप लोग देखेंगे वीएन का मतलब है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, जबकि वीसी का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म।
तो ये सारा का सारा आप लोगों को किस रूप में देखने को मिलता है, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। किसे कहते हैं, केंद्रक का जो आकार होता है कोशिका द्रव्य के अनुक्रमानुपाती रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। NP बराबर VN/VC माइनस VN से इसको इंडिकेट किया जाता है। तो ये होता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स के रिगार्डिंग। इसके बाद में जैसा कि आप लोगों का सिलेबस के हिसाब से टॉपिक है, आप लोगों ने ये तो जनरल बातें की है कि केंद्रक जो है वो किस रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है, इसकी खोज जो है वो किसके द्वारा की गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर के संदर्भ में कि आपको स्ट्रक्चर जो है वो कैसी देखने को मिलती है, कौन कौन से कंपोनेंट जो होते हैं वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए हम लोग बातें करें। आप लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक की संरचना की बात करें तो आप लोग देखेंगे कि केंद्रक जो होता है वो सेल डिवीजन की जो आपकी फेज होती है, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटरफेज है, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है। उन सब फेज में अलग अलग प्रकार की आपकी स्ट्रक्चर जो है उसको शो करेगा। लेकिन हम लोग बात करें आपका इंटरफेज, इंटरफेज का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर आप लोगों को न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के अंदर निम्नलिखित कंपोनेंट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, सबसे पहले आप लोग देखेंगे क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या इसका दूसरा नाम न्यूक्लियर इन्वॉल्व, या फिर इसे क्या कहते हैं हम लोग, कैरियोथिका। किसका नाम है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का इंटरफेज के न्यूक्लियस के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर दूसरा आपको कंटेंट देखने को मिलेगा न्यूक्लियोप्लाज्म, या इसका दूसरा नाम न्यूक्लियर शेप, या फिर इसे क्या कहेंगे, कैरियोलिम्फ, ये देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट इसी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा क्रोमेटिन। अब ये जो क्रोमेटिन होती है ये मोस्टली आप लोगों को दो प्रकार की देखने को मिलती है। कौन सी, हेट्रोक्रोमेटिन और यू क्रोमेटिन, दो प्रकार की क्रोमेटिन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। और नेक्स्ट सेगमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रिका। तो जो आपका इंटरफेज न्यूक्लियस होता है उसके अंदर आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इन्वॉल्व या कैरियोथिका। और इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बीच का जो स्पेस होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस या न्यूक्लियर पोर जो होते हैं वो सारे के सारे यहीं पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अंदर की तरफ आप लोग देखेंगे कि लिक्विड मटेरियल आप लोगों को देखने को मिलता है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर शेप या कैरियोलिम्फ। फिर आप लोग देखेंगे कि अंदर की तरफ एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, क्रोमेटिन। और ये क्रोमेटिन मोस्टली दो प्रकार के रूपों में आप लोगों को देखने को मिलेगी, हेट्रोक्रोमेटिन और यू क्रोमेटिन। जहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जब हम इनको क्रोमेटिन को हिमेटोजाइलिन या क्रिस्टल वोयलेट के साथ में स्टेन करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि डार्क स्ट्रेन के रूप में आप लोगों को जो पार्ट देखने को मिलता है उसे तो हम क्या कहते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन। और लाइट स्ट्रेन के रूप में आप लोगों को जो पार्ट देखने को मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यू क्रोमेटिन। तो हेट्रोक्रोमेटिन और यू क्रोमेटिन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। और फिर आप लोग देखेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर ही एक गोलाकार स्ट्रक्चर केंद्रक जैसी ही अपने को देखने को मिल रही है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोलस या केंद्रिका के नाम से इसे हम लोग जान रहे हैं।
इसी के साथ में आप लोग देखेंगे कि केंद्रक के अंदर मोस्टली क्या होता है, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। आप लोगों के मोस्टली आप लोग देखेंगे कि 60 से 70% प्रोटीन पाया जाता है, करीब 10% इसमें डीएनए पाया जाता है, 2 से 3% आरएनए पाया जाता है, और शेष बचा हुआ जो भाग होता है वो आपका फॉस्फोलिपिड जो होता है उस रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो अब हम लोग इनका एक एक पार्ट जो है वो देखेंगे कि हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसे कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म किसे कहेंगे, क्रोमेटिन किसे कहेंगे, न्यूक्लियोलस किसे कहेंगे। तो पहले एक डायग्राम बनाते हैं, उससे समझते हैं इसको। न्यूक्लियस के डायग्राम की हम लोग बात करें तो आप कह रहे हैं कि सबसे बाहर की तरफ क्या पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। और आप लोग देखेंगे कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जगह जगह पर आप लोगों को स्पेस के रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है। ये है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि मोस्टली बनी होती है आप लोगों की लिपोप्रोटीन की, और पर मेम्ब्रेन की मोटाई आप लोगों को देखने को मिलेगी 75 टू 90 एंगस्ट्रम के लगभग आप लोगों को देखने को मिलती है। आप लोग देखेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आपने पहले भी एक डायग्राम हम लोगों ने दिया था, आप लोगों को एक फ्लो डायग्राम दिया था, जिसमें आप लोगों ने ये जाना है कि जितने भी सेल ऑर्गन होते हैं उसके ऊपर मेम्ब्रेन का बाउंडेशन किस तरह का देखने को मिलता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। आपका न्यूक्लियस मोस्टली क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, दोहरी झिल्ली बद्ध आप लोगों को देखने को मिलता है। आप लोग देख रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है। तो ये तो हो गया आपका, इसको तो हम लोग क्या कहेंगे, आपने कहा था कैरियोथिका, तो यहाँ पर अपन इसको क्या कहेंगे, बाहर की तरफ जो है उसको क्या बोलेंगे, एक्टो कैरियोथिका, और अंदर वाले को हम क्या कहेंगे, एंडो कैरियोथिका। या हम लोग इसे क्या कह सकते हैं, ये क्या है आपकी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये क्या है आपकी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर है। दूसरा आप लोग ध्यान देंगे कि जो बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इस पर जगह जगह पर आप लोग देखेंगे कि राइबोसोम लगे होते हैं। ये मोस्टली आपकी रफ प्रकार की आप लोगों को देखने को मिलती है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि बाहरी मेम्ब्रेन पर आपके मोस्टली राइबोसोम जो होते हैं वो आप लोगों को देखने को मिलता है। क्या चीज़ है ये, राइबोसोम। फिर एक आप लोग देखेंगे कि आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो मोस्टली किससे जुड़ी होती है, ईआर से भी जुड़ी हुई होती है आपकी, मोस्टली किससे जुड़ी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी जुड़ी हुई होती है। एक आप लोग देख रहे हैं कि जगह जगह पर इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में स्पेस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, ये क्या है आपका न्यूक्लियर पोर। अब न्यूक्लियर पोर क्या होता है, आप लोग देखेंगे कि ये करीब आपका 500 से 800 एंगस्ट्रम व्यास का जो है छिद्र आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि आपको न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों तरफ आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि क्या करवाता है, आपके जो सबस्टेंस होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करता है। तो न्यूक्लियर पोर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आप लोग देखेंगे कि 10 से लेके 30 nm तक का फ्री स्पेस पाया जाता है। इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस।
क्या कहेंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो ये तो सारा का सारा भाग हो गया आप लोगों का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, जिसमें आप लोगों ने कह दिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह रहे हैं, या इसे क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियर इन्वॉल्व कह रहे हैं, या कैरियोथिका कह रहे हैं, जो कि आपको एक्टोकैरियोथिका, एंडोकैरियोथिका, या आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के रूप में देखने को मिल रही है। राइबोसोम पाए जा रहे हैं, न्यूक्लियर पोर पाया जा रहा है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। और कितना आप लोगों को देखने का मिल रहा है, मोटाई आप लोग देख रहे हैं कि 75 to 90 एंगस्ट्रम की आप लोगों को इसकी मोटाई जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड मटेरियल जो है वो भरा हुआ है। और इस लिक्विड मटेरियल में क्या है, आपके मोस्टली प्रोटीन है, फोस्फोलिपिड है, डीएनए, आरएनए जो है वो सारे के सारे आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और इस सब्सटेंस को अपन क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, या इसका दूसरा नाम आपने कहा है क्या है ये, कैरियोलिम्फ, या इसका दूसरा नाम आपने कहा है क्या चीज़ है ये, न्यूक्लियर शेप। और ये वाले पार्ट क्या हैं आप लोगों के, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या न्यूक्लियर इन्वॉल्व, या कैरियोथिका। क्लियर है। फिर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, ये वाला भाग क्या है आपका, क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन में एक तो देख रहे हैं आप लाइट स्ट्रेन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसे तो हम लोग क्या कहेंगे, यू क्रोमेटिन। और डार्क स्ट्रेन के रूप में आप लोगों को देखने को मिले, इसे हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोक्रोमेटिन। क्लियर है। इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक गोलाकार भाग और आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, ये भी मोस्टली आप लोग देखेंगे कि न्यूक्लियर क्रोमेटिन का बना हुआ होता है मोस्टली। और इसके अंदर भी आप लोगों को कुछ कंटेंट जो है वो देखने को मिलेंगे। ये वाला भाग क्या है आपका, न्यूक्लियोलस। तो ये सारे के सारे आपको केंद्रक की संरचना के अंदर देखने को मिलते हैं। और कैसा केंद्रक है, इंटरफेज के अंदर आप लोगों को जो केंद्रक देखने को मिलता है मोस्टली यूकैरियोटिक सेल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। अब आगे हम लोगों को जिक्र करना है आप लोगों का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है या न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उसके बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कौन से सेगमेंट के अंदर मोस्टली आप लोगों को क्या क्या कुछ देखने को मिलता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं। उसके लिए हम लोग आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस बात का जिक्र करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।